कल आपने पढ़ा है सरकारी बजट। इसके बाद आज देखते हैं कर। कर दो प्रकार के, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष सीधे लोगों से जो कर नहीं लिया जाता। अपने शब्दों में आप ये बताओगे, जो कर देने वाले व्यक्ति है जिसको हम करदाता कहते हैं। करदाता है, इनको मालूम नहीं होता है कि हम कर चुका रहे, कर का वंचन कर रहे, कर का भुगतान कर रहे, ये करदाता को मालूम नहीं होता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ये जो कर होते हैं वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाती है। अप्रत्यक्ष कर है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाती है। आप सबको मालूम है या नहीं मालूम, तो जो भी आप पैकेट सामान खरीदते हैं, चाहे साबुन हो या दवाई हो या अन्य खाद्य सामग्री हो, जो पैकेट में मिलता है उस पैकेट में लिखा रहता है कर सहित। जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे आप दवाई खरीदते हैं तो दवाई में भी जो कीमत लिखी जाती है उसमें भी कर सहित लिखा जाता है। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना। इसका अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है। कर सहित यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की कीमत में कर शामिल है। जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसमें क्या है, कर शामिल है। कर सहित यदि लिखा है तो कर उसमें शामिल है। यदि कोई दुकानदार है जो कीमत लिखी हुई है उससे अधिक कीमत दिया जाता है तो उनके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। क्योंकि जितने भी वस्तु होती है पैकेट, चाहे दवाइयाँ या आप तेल भी खरीदते, तेल पाउच, साबुन, क्रीम, जो भी आप खरीदते हैं सभी में कर सहित उसमें कीमत लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उसमें हम कर चुका रहे, कर का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा कई प्रकार की सेवाएं हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं। जैसे मोबाइल, टेलीफोन है, जिसका हम प्रयोग करते हैं तो इसमें भी कर शामिल होती है। जैसे हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, टेलीफोन का उपयोग करते हैं, इसमें भी क्या होती है, कर शामिल होती है। यह है सेवा, आप सेवा ले रहे हैं। इसके बाद उत्पाद शुल्क है, उत्पादन शुल्क। उत्पाद शुल्क और उत्पादन शुल्क एक ही है। उत्पादन शुल्क कारखानों में जो उत्पादित वस्तु होती है, जो वस्तु कारखानों में उत्पादित की जाती है या निर्मित होती है, इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। जो वस्तु क्या है, कारखानों में बनता है या जिसका निर्माण किया जाता है, इस पर जो कर लगाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन शुल्क कहते हैं। निर्मित वस्तुओं के कारखाने, जो वस्तु उत्पादन किया जाता है, कारखाना में इसका उत्पादन किया जाता है। कारखाना में उत्पादन किया जाता है और बेचने के लिए हम कहाँ तक लाते हैं, गेट तक यदि हम लाते हैं गेट से बाहर यदि लाई जाती है इसमें उत्पादन शुल्क अलावा और शुल्क लग जाता है। लेकिन गेट के पूर्व जो शुल्क लगता है वो उत्पादन शुल्क है। यदि हम बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसमें शुल्क भी लग जाता है। तो इसमें बताना है कि जो वस्तुएं निर्मित की जाती है, जहां भी कारखाना उत्पादन किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, गेट के बाहर होने से पहले, गेट जो है कारखाना गेट
उससे पहले उस पर उत्पादन शुल्क लगता है। मतलब हम उत्पादन करें तो उत्पादन शुल्क लाया जाता है। कारखाने का मालिक होता है या प्रबंधक होता है, कारखाने की जो मालिक होता है या प्रबंधक होता है, उत्पादन के मात्रा के आधार पर, उत्पादन के मात्रा के आधार पर हमको क्या करनी पड़ती है, शुल्क देनी पड़ती है, शुल्क देता है। जैसे हम देखते हैं उत्पादन शुल्क है, कारखानों से वसूल किया जाता है। उत्पादन शुल्क है जहाँ कारखाना है, जहाँ वस्तु उत्पादन किए जाते हैं, वहाँ उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। कारखाना से वसूल कर दिया जाता है, कारखाना के जो मालिक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, शुल्क चुका देते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो उपभोक्ताओं के द्वारा चुकाया जाता है, उपभोक्ता को देना पड़ता है। कारखाना के जो मालिक होते हैं अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत, कारखाना के जो मालिक होते हैं क्या करते हैं, सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर भी जोड़ देते हैं। जो भी कारखाना का मालिक है, जो भी सामान बनाता है, उसकी कीमत में कर को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक टीवी सेट की कीमत 10,000 रुपये। उदाहरण के लिए यदि हम देखें एक टीवी सेट है, उसकी कीमत यदि 10,000 है, कंपनी इस पर 1,200 रुपये उत्पादन शुल्क देती है। एक टीवी सेट है, इसकी कीमत यदि हम देखें, टीवी सेट इसकी कीमत यदि देखें तो इसकी कीमत कितनी है, मान लो 10,000 रुपये टीवी सेट की कीमत। और 1,200 रुपया इस पर कर लगाई जाती है। 10,000 रुपये टीवी सेट की कीमत है और कंपनी इस पर 1,200 रुपया उत्पादन शुल्क देती है, तो इस शुल्क को भी टीवी की कीमत में जोड़ दिया जाता है। टीवी सेट की कीमत 10,000 रुपये है, 1,200 रुपये कंपनी में उत्पादन शुल्क देता है, इसको भी टीवी की कीमत पर इस शुल्क को जोड़ दिया जाता है। अब यदि कोई भी व्यक्ति बेचता है, तो कोई भी व्यक्ति बेचेगा तो क्या होगा, वो 1,200 रुपये उनको शुल्क चुकाना पड़ेगा। मान लो हम खरीदते हैं टीवी, या कोई भी उपभोक्ता है टीवी, तो टीवी को खरीदता है तो उसे यह शुल्क भी चुकाना पड़ता है। ये तो पहले कंपनी के जो मालिक है, प्रबंधक, वो चुका दिया 1,200 रुपये, लेकिन ये टीवी की कीमत में जोड़ दिए जाते हैं। और जो भी उपभोक्ता है, जो भी व्यक्ति है टीवी खरीदता है, तो उनको कीमत 10,000 के अलावा 1,200 रुपया ये टीवी कीमत में जोड़ दिया जाता है, जिसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, इनके अलावा हम देखते हैं कुछ कच्चे माल भी, कुछ कच्चे माल भी हैं जिन पर कर लगाने से उसकी कीमत बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने के लिए, साइकिल बनाने के लिए जो कच्चा सामग्री है, पाइप, साइकिल बनाने के लिए लोहे की पाइप की आवश्यकता पड़ती है। स्टील कंपनियों को लोहा अवश्य खरीदना, स्टील जो कंपनी होती है उनको क्या करनी पड़ती है, लोहा अयस्कर कोयले की जरूरत होती है। लोहा अयस्क कच्चा माल है, कोयला है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। सरकार यदि लोहा अयस्क पर कर बढ़ाती है, सरकार यदि लोहा अयस्क पर कर की दर बढ़ा देती है, तो इसका प्रभाव साइकिल उद्योग पर पड़ेगा। यदि सरकार में अयस्क कोयला है, इसकी कर में बढ़ोतरी कर देती है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, साइकिल उद्योग पर पड़ेगा, साइकिल पर पड़ेगा इनका प्रभाव। स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
स्टील से जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, इन सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इस तरह केवल लौह अयस्क पर ही कर लगाने से अन्य सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार सिर्फ लौह अयस्क की या लौह अयस्क पर सिर्फ कर लगाने से क्या होती है, इस पर आधारित जितने भी लौह अयस्क पर आधारित जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं या जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है, इन सभी वस्तुओं की कीमत में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि कच्चा जो माल है इसकी कीमत में वृद्धि हो गई। अब इसकी कीमत में वृद्धि होने से स्वाभाविक है इससे निर्मित वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होगी। जैसे हम साइकिल बना रहे हैं, साइकिल की कीमत में वृद्धि होगी। मशीन का निर्माण कर रहे हैं, इसकी कीमत में वृद्धि होगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोई भी वस्तु का उत्पादन या निर्माण, कोई भी वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है तो विक्रेताओं की पूरी श्रृंखला से गुजरती है। जो भी वस्तुएं बनाई जाती है या निर्माण किया जाता है उनको एक निश्चित श्रृंखला से गुजरनी पड़ती है या पूरी श्रृंखला से गुजरनी पड़ती है। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु उत्पादन पर लगता है, उत्पादन शुल्क में किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है, लेकिन बिक्री कर वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। उत्पादन शुल्क जो लिया जाता है किस पर लिया जाता है, किसी वस्तु उत्पादन पर या निर्माण पर किया जाता है, लेकिन बिक्री हम करते हैं, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर भी बिक्री कर लगाई जाती है, बिक्री कर लगा दिया जाता है। तो सेल टैक्स जिसको हम कहते हैं, बिक्री का मतलब सेल टैक्स वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। जब कोई वस्तु खरीदे तो उसका बिल लीजिए। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उनका बिल लेना चाहिए। कोई भी उपभोक्ता जो भी वस्तु खरीदता है तो उनको बिल लेना चाहिए। उस बिल पर वस्तु की कीमत, उस बिल पर क्या होती है, वस्तु की कीमत होती है और कीमत के साथ साथ मूल्य संवर्धित कर उस बिल में वस्तु की कीमत तो लिखी होती है, इनके अलावा क्या होती है, उस पर वेट लिखा रहता है। मूल्य संवर्धित कर भी लिखी रहती है। वेट बड़े बड़े दुकान से आप सामान खरीदते हैं, जैसे डी-मार्ट खुला हुआ, यहाँ से भी आप सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या लगता है, जीएसटी लगता है। वेट आपके बिल में लिखा, जो भी बिल आप लेते हैं उसमें बिक्री कर सूचित करता है कि, यह सूचित करता है कि इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। जैसे हम सामान खरीद रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो जीएसटी में हमसे ले रहे हैं, लेकिन जो बेचने वाले व्यक्ति है, विक्रेता है, उस कर को सरकार को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसकी जानकारी हमको हो जाती है। उसका वेट, मूल्य संवर्धित कर, उत्पादन शुल्क की तरह बिक्री कर का भार भी उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया जाता है। देखते हैं कि उत्पादन शुल्क के समान बिक्री कर, सेल टैक्स उपभोक्ताओं से ही वसूल किया जाता है। हम जैसे सोना चांदी खरीदते हैं तो सोना चांदी खरीदते हैं तो उसमें भी सेल टैक्स लगाई जाती है। आजकल इन सब टैक्स को छोड़ करके जीएसटी चालू किए गए तो सेल टैक्स लगाई जाती है। और सेल टैक्स किससे लिया जाता है, हम सभी उपभोक्ताओं से सेल टैक्स लिया जाता है। बिक्री कर ली जाती है, सेल टैक्स मतलब बिक्री कर। जिससे उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु के लिए अधिक कीमत चुकाना पड़ता है। सेल टैक्स लगने से, जैसे हम बोलते हैं, मान लो सोने की 1 तोला सोने की कीमत 50,000 है, ठीक है, इस 50,000 पर आपको बिक्री कर देना पड़ेगा। 10 ग्राम आप सोना खरीदते हैं तो 10 ग्राम सोना खरीदते हैं, आपको इसकी कीमत 50,000 होना चाहिए था,
लेकिन आप 2,000-3,000 आप एक्स्ट्रा चुकाते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सेल टैक्स शामिल होती है, बिक्री कर शामिल होती है, वेट शामिल होती है। इन्हीं कारणों से इसकी कीमत उपभोक्ताओं को अधिक चुकानी पड़ती है। इस प्रकार जो भी उपभोक्ता है जो भी वस्तु चाहते हैं उन वस्तुओं के लिए क्या करनी पड़ती है? सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स या सर्विस टैक्स देनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कई प्रकार की सेवाएं हैं, कई प्रकार की हम सेवा, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, रेस्टोरेंट का उपयोग करते हैं, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों में हम सफर करते हैं, स्पीड पोस्ट है, रेलगाड़ी में हम क्या करते हैं? वातानुकूलित डिब्बों में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? एसी लगा हुआ है उसमें हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो उनके लिए हमको अलग से कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब जो भी आप क्या खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, उसकी टिकट अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि उसमें सर्विस टैक्स शामिल है, सेवा शुल्क। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आपको क्या देनी पड़ती है? अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्पीड पोस्ट का आप उपयोग करते हैं, कोई भी लेटर, आवेदन, कागजात इनको आपको भेजना है, इसके लिए हमको स्पीड पोस्ट करना पड़ता है। और इसके लिए अतिरिक्त हमको सेवा लेना है तो हमको क्या देनी पड़ेगी? सर्विस टैक्स देनी पड़ती है। इस प्रकार के सभी क्या है? कर है, नाम वाले अलग अलग, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? टैक्स चुका रहे हैं, कर का भुगतान कर रहे हैं। वस्तुओं पर लगने वाला एक महत्वपूर्ण कर सीमा शुल्क भी, वस्तुओं पर लगने वाला एक महत्वपूर्ण कर जिसको हम क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं, जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क भी हम चुकाते हैं। सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। और एक क्या हमारे विदेशों से आयात किए जाने वाली वस्तुओं, विदेशों से क्या की जाती है? आयात की जाती है। इन वस्तुओं पर हमको सीमा शुल्क देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश से लौट रहा है, यदि कोई व्यक्ति विदेश गए, वहां से यदि आ रहा है, लौट रहा है और अपने साथ एक कैमरा खरीद कर ला रहे, अपने साथ क्या ला रहे हो? एक कैमरा खरीद कर ला रहे, तो उसे अपने देश में, हमारे देश के हवाई अड्डे पर उस कैमरे पर सीमा शुल्क चुकाना होगा। यदि हम दूसरे देश गए हैं और उस दूसरे देश से हम लौटते वक्त हम कैमरा खरीदते हैं और कैमरा खरीद कर ला रहे हैं, तो हमको हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे देश से आप खरीद कर ला रहे हैं अपने देश में, तो हमको सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अनेक कारखानों को विदेशों से मशीनें या कच्चा माल आयात करने पर भी सीमा शुल्क देना पड़ता है। अनेक कंपनी, कारखाने यदि दूसरे देश से क्या मंगाते हैं? मशीन मंगाते हैं, कच्चा माल आयात करते हैं, तो इस पर भी हमको सीमा शुल्क देनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया उत्पादन शुल्क। इसके बाद हम देखते हैं मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम मूल्य संवर्धित कर कहते हैं। तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए, उदाहरण के द्वारा जिसको समझाया गया है, तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साई राम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदी। तारा ने स्कूल के कंप्यूटर के लिए क्या किया है? साई राम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदी। बगैर वेट के बिल और इसकी कुल कीमत 5,000 रुपये थी। बिना वेट की इसकी कीमत क्या थी?
5,000 रुपये थी और इस पर 5% वेट लगाई जाती है। 5,000 रुपये इसकी कीमत थी। इस पर यदि 5% टैक्स लगा दिया जाए तो क्या होगा? 250 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना है, वेट देना पड़ेगा। तो इसकी कीमत क्या होगी? हार्ड ड्राइव की कीमत 5,250 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया मूल्य संवर्धित कर। उसी पर प्रीति ने एलपीजी सिलेंडर खरीदा। प्रीति ने एलपीजी सिलेंडर खरीदा, लेकिन बिल में वेट 0%। जो सिलेंडर खरीदा उसमें वेट 0% था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वेट नहीं ले जाते। वैसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वेट मूल्य संवर्धित कर नहीं लिए जाते। इसके अलावा और उदाहरण बता सकते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट निर्माता, मान लो एक बिस्किट निर्माता 450 रुपये की बिस्किट बनाता है। उदाहरण है इसमें मूल्य संवर्धित कर में, मान लो कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, निर्माता कंपनी, वो क्या करता है? 450 रुपये की 450 रुपये की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी है, ऑफिस और कारखाने का किराया आदि शामिल है। 450 रुपये में इसकी लागत आती है और इसमें मजदूरों की मजदूरी भी शामिल है, कच्चे सामग्री शामिल है, और इस सब मिलाकर के 450 रुपये कीमत इसका आता है। इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपया जोड़ देता है, यदि बिस्किट निर्माता कंपनी अपने लाभ का 50 रुपया और जोड़ देता है तो इसकी कीमत कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। अपनी लाभ के लिए 50 रुपया और जोड़ देता है तो उसकी कीमत कितना हो गया? बिस्किट की कीमत 500 रुपये हो गया। ठीक है, इसमें 450 रुपये में मजदूरों की मजदूरी शामिल है, कच्चा माल है, ये सभी शामिल है। लेकिन यदि बिस्किट बनाने वाली कंपनी में अपना लाभ भी जोड़ देते हैं, मेरे भी लाभ होना चाहिए, तो 50 रुपये और जोड़ देता है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 500 रुपये हो जाते हैं। वह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी को क्या कर दिया जाता है? बेच दी जाती है। मान लीजिए कर की यह दर 10% हो तो कितना चुकाना होगा? यदि 500 रुपया है बिस्किट, लेकिन इस पर यदि 10% कर चुकाना होगा तो इसकी कीमत कितना होगा? पुरानी व्यवस्था के अनुसार यदि हम देखें, बिस्किट निर्माता को कर के रूप में 50 रुपये चुकाने होते हैं। 10% मतलब 50 रुपये चुकाना होगा। इस तरह सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपया कर के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार क्या होता है? सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपये कर के रूप में मिलते हैं। ये हो गया बिस्किट निर्माता कंपनी। ये सब मूल्य संवर्धित कर उदाहरण है। मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ता है। मूल्य संवर्धन कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनपुट होती है, इन पर कर चुकाने की जरूरत नहीं होती है। वेट का एक और लाभ है, सभी निर्माता और व्यापारी को बिक्री और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होता है। यदि कोई भी व्यापारी है, खरीदी और बिक्री का सही हिसाब किताब रखेगा या रखना पड़ेगा। जितने भी व्यापारी होते हैं उनको
हम क्या करते हैं, हम बिल नहीं लेते। जैसे हम सोना चांदी खरीदें तो कई ऐसे ज्वेलर्स वाले हैं, वे हमको रसीद नहीं देते। तो रसीद नहीं देगा क्या होगा, हम जो खरीद रहे हैं इसका हिसाब किताब हमको पता नहीं रहे। उसी प्रकार जो बेच रहे हैं ज्वेलर्स वाले, वो यदि हमको रसीद नहीं देगा, रिसिप्ट नहीं देगा तो क्या होगा, खरीदी बिक्री का सही हिसाब रखेगा नहीं, हमसे वे वेट ले रहा है, सेल टैक्स ले रहा है, लेकिन हमको रसीद नहीं मिल रहा है। तो क्या कर रहे हैं, वो कर की चोरी कर रहे हैं। सरकार को कर नहीं देगा क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है नहीं, इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है, रसीद देनी पड़ती है, जिसमें खरीदी बिक्री का क्या होता है, सही हिसाब किताब होता है। इसके बाद हम देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं। वर्तमान में हम देखें तो कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। इसमें उत्पादन शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, सेवा शुल्क हो गया। इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग अलग कर हैं। इस प्रकार यदि हम देखें, उत्पादन शुल्क है, सेवा शुल्क है, बिक्री कर है, वस्तु और सेवा पर क्या है, अलग अलग कर है। इसके अलावा राज्यों में भी कर की दर अलग अलग है। सभी राज्यों में कर की दर अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है। उत्तर प्रदेश की तुलना में यदि हम देखें तो दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है। क्यों? क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में अंतर है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखें तो पेट्रोल की कीमत में अंतर है। इसका मुख्य कारण क्या है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर। सभी राज्यों में जो कर की दर होती है अलग अलग होती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पेट्रोल कीमत में भिन्नता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिस पर कई वर्षों में नीति निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर, हाल ही के वर्षों में क्या किए गए हैं, नीति जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिए गए हैं, एक कर दिए गए। और इसलिए इसको हम किसमें शामिल कर दिए गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जीएसटी में शामिल कर दिए गए। आज जीएसटी लिया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जितना राज्य सरकार जीएसटी दे रही है उतनी केंद्र सरकार को भी जीएसटी देनी पड़ती है। जितने भी हम कर पढ़े, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, इन सबको क्या कर दिया है, एकल में परिवर्तित कर दिया है, जिसको आज नाम दिए गए हैं जीएसटी। जीएसटी लगाई जा रही है। इन सब करों को हटा करके एक प्रकार की कर ली जा रही है और जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है।